नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वेद पाठक है और आज मैं ऐसे जाने माने गायक से मिलने आई हूँ जिनको हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बहुत बड़ा पुरस्कार देके नवाजा है। हालांकि उनकी लाइफ ऐसे मतलब इजी नहीं रही, उथल पुथल रहा, कुछ दुख के मोमेंट थे, कुछ सुख के मोमेंट थे और ये जो उनकी जर्नी है ये बड़ी ही मतलब कोई भी सुनेगा ना तो प्रेरणादायी होने वाली है। तो ये जर्नी को जानने के लिए हम मिलने आए सुदेश भोसले जी को। और मानिए मतलब ये आदमी मतलब बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों लोगों तक इतना सबका पसंदीदा क्या कहे गायक कहे और अदाकारा मतलब देखिए उनका चार्मिंग फेस देखिए, मतलब स्टेज पे तो ये सबको मोहित कर देते। उतना ही नहीं, अगर बच्चों के किसी प्रोग्राम में जा रहे या तो कोई यंगस्टर है, मतलब इतना लुभावना व्यक्तिमत्व है उनका। तो उनकी जर्नी जानने की कोशिश दिल से करते हैं। सुदेश जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया और हमें मिले। बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी आपने। अच्छा, मुझे आज मालूम पड़ा बच्चों से लेके बूढ़ों तक मैं एंटरटेन मतलब सबको खुशी बांटता हूँ, कोशिश वही कर रहा हूँ मैं जी। बिल्कुल, मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी चार्मिंग है, कभी सोचा कि एक्टर बन सकते हैं? नहीं, ऑलरेडी मैं इतने डिपार्टमेंट्स मतलब भगवान ने दिए तो उतने काफ़ी हैं। मतलब जैसे आपने कहा कि शुरू के दिनों में पता नहीं था ये करूँगा, सब पेंटिंग करता था पहले, फिर अचानक सब गले से एक आवाज़ निकलने लगी। और एक्टिंग भी मैंने की है वैसे कुछ सीरियल्स में या कुछ शॉर्ट फिल्म्स में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पेंटिंग स्टूडियो और स्टेज, यहाँ तक मैंने अपने आप को सीमित रखा है। हाल ही में आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुरस्कार जाहिर हुआ, मतलब आपको अवार्ड दिया गया, क्या कुछ भावना रही उस पुरस्कार को लेके? सबसे पहले तो मुझे महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक डिपार्टमेंट से मुझे फ़ोन आया कि आपको इस साल का गायन कैटेगरी में आपको चुना गया है। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आपको पुरस्कार जाहिर हुआ, क्या कुछ मन में क्या चल रहा था तभी? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो पुरस्कार बहुत कम आए मेरी मतलब मेरे क्या कहते हैं इस कार्यकाल में, लेकिन मुझे अचानक एक दिन फ़ोन आया कि महाराष्ट्र राज्य के कल्चरल डिपार्टमेंट से, सांस्कृतिक विभाग जो है वहाँ से फ़ोन आया उनके कल्चरल डायरेक्टर का कि इस साल का जो गायन कैटेगरी में है आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, तो और आप उसे स्वीकार करने आएंगे क्या? तो एक 2-3 सेकंड के लिए तो मैं ब्लैंक हो गया कि समझ में नहीं, ऐसे अचानक जब फ़ोन आता तो कहते ना प्रिपेयर्ड नहीं था, मानसिक कृत। तो मतलब थैंक यू और ज़रूर आऊँगा मैं। और अचानक 2-3 चीज़ें मतलब ना एक आँखों के सामने से बहुत सारी चीज़ें गुजर गई। सबसे पहले तो मम्मी पापा की याद आई, उसके बाद मेरे 45 साल जो हैं तो एक क्षण में ऐसे आँखों के सामने से निकल गए। और एक आध मिनट के बाद मैं थोड़ा सा सेटल हुआ और फिर मैंने उनसे बात करना शुरू की, मैं आऊँगा, थैंक यू वगैरह। और फिर मैं सोचने लगा कि ये जूरी मेंबर्स जो भी होंगे जिन्होंने भी चुना होगा मुझे, तो मैं कहूँगा उनसे मिलूँगा, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये अनाउंस हुआ अवार्ड, तो मुझे तो नेचुरली किसी कलाकार को तो खुशी होगी, और मेरे घर में भी मैंने बताया तो सब लोग, मेरी पत्नी बच्चे खुश हो गए। और जब लोगों को मालूम पड़ा ये एक्चुअली अवार्ड मिलने से पहले, तो दुनिया भर से मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आए और मुझसे ज़्यादा जो मुझे प्यार करते मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस, उनको ज़्यादा खुशी हुई और सब ने एक ही कहा कि वेल डिज़र्व्ड। तो लोगों को जब अच्छा लगता है कि मुझे पुरस्कार मिला तो वो खुशी मुझे ज़्यादा थी। और ऑफ कोर्स मैं महाराष्ट्र राज्य सरकार का बहुत आभारी हूँ कि इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है उसको देने की मुझे मतलब सोचा उन्होंने। और जब मैं अवार्ड फंक्शन में गया तब खरगे साहब जो हैं उस चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी से कहा कि सुदेश जी का नाम
यूनानिमसली चुना गया, मतलब सब लोगों ने कहा कि सुदेश को मिलना चाहिए, तो वो और खुशी हुई मुझे। क्या बचपन से ही आपको गायक बनना था? बड़ी कंफ्यूजिंग शुरुआत हुई मेरी। मम्मी मेरी गायिका थी, सुमन भोसले क्लासिकल गायिका थी, आकाशवाणी की वो गायिका थी। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर, वो भी क्लासिकल गायिका रही, आगरा घराने की, अजमत हुसैन खान साहब की शिष्या। तो जब से होश संभाला है, प्योर क्लासिकल, फिर नाट्य संगीत, सुगम संगीत, वही कानों पे पड़ा है। और मेरे पिताजी एन.आर. भोसले, वो फिल्म के पोस्टर्स बनाते थे 50, 60, 70, 80 में। तो जो मेरा मतलब जैसे मैं बड़ा हुआ ना, तो एक तरफ पेंटिंग था चारों तरफ, और चारों तरफ म्यूज़िक था, और मैं सिर्फ स्कूल जाता था। और उस वक्त के माता पिता, आपको पता है कि एडमिशन स्कूल में लेने के पैसे हैं उतना काफ़ी, तो पिताजी को कभी कभी माँ को ही पूछना पड़ता रहा, अरे ये कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। तो वो हाल थे, और कुछ भी सोचा नहीं था, और पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग, ये वो, और बिल्कुल कुछ नहीं। और उस वक्त के माता पिता ने कि पढ़ाई करो बस। अभी कैसे होता ना कि बच्चा पैदा होने से पहले ये सचिन तेंदुलकर बनेगा या अमिताभ बच्चन बनेगा या लता जी बनेंगी या आशा जी, ऐसे होता। पढ़ाई पढ़ाई थी। पिताजी अपने पोस्टर्स कर रहे थे, मम्मी का रियाज 24 घंटों सुनता था। और एक दिन मैं पिताजी से स्टूडियो में मिलने गया, 9th स्टैंडर्ड में था, 1974 में। वर्ली में स्टूडियो था हमारा बहुत बड़ा। तो देखा कि वहाँ पे पिताजी पेंटिंग कर रहे, मम्मी भी मेरी वो लेटरिंग जो मेन टाइटल्स हैं, क्रेडिट्स वगैरह, जैसे आन मिलो सजना है, तो म्यूज़िक डायरेक्टर वो मम्मी कर रही थी। वो गायिका भी थी, पेंटर भी थी। और वहाँ देखा कि हर तरफ हेमा मालिनी, राजेश खन्ना के पोस्टर्स पेंट कर रहे पिताजी, और उनके 10-15 आर्टिस्ट। तो मैंने पूछा कि मैं करूं कैसे, अंदर से आवाज़, बोले कर ले बेटा, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी हुआ तो हम लोग हैं, उसको सुधार लेंगे। तो मुझे एक छोटा सा एक कैनवास दिया गया, और राजेश खन्ना, हेमा मालिनी का फोटो, बोले एक स्केच करके दिखा। और आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा, 15-20 मिनट में मैंने उस स्केच किया, और स्टूडियो में पिताजी और मम्मी के सहित जितने आर्टिस्ट थे वो आके अचंभित हो गए, बोले ये क्या किया तूने? बोले मैंने जैसा दिखा, बोले इतना हुबहू। तो पिताजी बोले बेटे कल से स्कूल मत जा, तू हम लोगों को मदद करने आ जा। और यकीन नहीं करोगे, 1.5 महीना मैं स्कूल नहीं गया, और वहीं रुक के, और इतना कि फिर बोले 2-4 दिन स्केचिंग करने के बाद बोले चल अब पेंटिंग कर, तो वो भी अच्छा लगा। तो जो मैंने कुछ पेंट किए, पिताजी बोले मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस वक्त 14 साल की उम्र में, 1974 में, बहुत से बैनर्स मेरे हाथ के मुंबई में लगे। और तब माता पिता ने और मैंने भी सोच लिया मेरा पेंटिंग तो अच्छा है। तो रेगुलर मैं स्कूल कॉलेज में, हायर सेकेंडरी में सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के लिए जाता था। रोज़ सुबह, कहते ना कि मैं 8-11 की लोकल गोरेगांव स्टेशन में पकड़ के महालक्ष्मी स्टेशन उतरता, वर्ली में स्टूडियो था। तो और मुझे याद है अपने वो लिंसीड ऑयल के डब्बे, कलर के झोले में कलर, और मैं स्टेशन उतर के बस स्टॉप पे जाता था तो 3-4 बसेस निकल जाती थी, सब लटकते, फिर चलो आगे के स्टॉप पे जाऊंगा, उधर मिले। ऐसा करते करते रोज़ का प्रोग्राम था कि स्टूडियो वर्ली तक चल के जाता था पूरा वजन लेके। और उस वक्त एक ही सोच थी, 100% पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। माता पिता ने सोचा ये भी आगे जाके पेंटर बनेगा, मेरे पिताजी ने सोचा मेरा बिजनेस जो आगे बढ़ाएगा। और 82 तक रेगुलर पोस्टर्स पेंट, जैसे प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनर, मतलब बी नागिरी रेड्डी, अपने दादा कोंडके जी, और जे ओम प्रकाश जी, जितने मतलब पेंटिंग बैनर से मैं पेंट रेगुलर। और मेरे मन में भी ये था कि पेंटिंग मेरी अच्छी पेंटिंग है, मैं पेंटर बनूंगा। लेकिन जैसे नॉर्मली होता ना कि पेंटर मतलब क्या, एक एसी स्टूडियो होगा, फिर वो
पेंट करेंगे, जब मूड होगा तब पेंट करेंगे, एक पेंटिंग 2-3 महीने, वो एक नॉर्मली एक सोच है ना। पर हमारा काम वैसे नहीं था कि जैसे जैसे रिलीज डेट नज़दीक आती थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स आके बोलते थे भोसले 4 थिएटर और बढ़ गए, तो अचानक 4 बैनर्स बनाने, उसको कैनवास बनाना है, फ्रेम्स को ये करना, और 2400 घंटे, मतलब वहाँ आराम नहीं। और ये स्टूडियो जैसा ना एक गराज था ऊंचा सा, और जैसे राजेश खन्ना की एक आंख यहाँ है, ये जो कैमरा है वहाँ पे, तो दूसरी आंख 7 फीट ऊपर, तो फिर उसको टेबल्स पे टेबल, उनको हम घोड़ा बोलते थे, वो घोड़ा नहीं तो खड़े होके कभी कभी हेमा मालिनी के बाल, वो जो ऊपर का छपड़ा बोलते हैं जिसको, वो थे सीमेंट शीट्स, तो वहाँ पे पेंट कर रहे हैं और पसीने की मतलब धाराएं बह रही हैं, और लुंगी पहन के ऊपर कुछ नहीं, तो ये कूली जैसा काम था वो। तो 24 घंटे पेंटिंग, और कई साल ऐसे गुजरे। और फिर कई बार होता था ना कि कुछ वो जो एक्चुअली होर्डिंग्स टांगते वो कभी कभी नहीं आते, तो हम ले हाथ गाड़ी जिसको हैंड कार्ड बोलते हैं, उस पर बैनर्स डाल के वहाँ जाके मैं पिताजी वगैरह थिएटर पे चढ़ के बांधे भी, मतलब टोटल ऐसा था। लेकिन ये करते करते, अच्छा और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं गोवा का हूँ, गोवा शिरोडा, कामाक्षी देवी हमारी, तो हमारे घर में प्योर क्लासिकल म्यूज़िक, नाट्य संगीत सो। और जब भी मुझे ये हिंदी फिल्मों के गाने पसंद थे, और वो घर पे विविध भारती या बिना का गीत माला, सीबा का है जो ना, रेडियो सिलोन, वो चलाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, बिल्कुल बैन था, भले वो गाने गंदे होते, मतलब पिताजी की सोच थे। कभी कभी तो डांटते, हे हो ये कोई गाना होता है, मतलब वो टिपिकल वो शास्त्रीय संगीत पर। तो पिताजी जब घर पे नहीं होते तो मैं चुपके से वो गाने सुनता, रफ़ी साहब, किशोर दा वगैरह, और वो आते थे तो वापस क्लासिकल शुरू कर। और मुझे नहीं मालूम, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि वहाँ टेंशन फ्री लाइफ थी। अचानक 78-79 में मुझे एस.डी. बर्मन साहब और सहगल साहब की जो आवाज़ है वो बहुत कुछ एक फैसिनेट करने लगी, अरे ये कुछ अलग है, और मैं अचानक गाने लगा। अच्छा, मम्मी कभी कभी मुझे हारमोनियम पे लेके तानपुरे ले चल सुर लगा, लेकिन मुझे मालूम था मुझे पेंटर ही बनना है, और मम्मी को भी पता, लेकिन वो फिर भी अपना एक फ़र्ज निभा रही थी। और अचानक मुझे पता नहीं, सचिन दा जैसे गाने लगा मैं, सहगल साहब जैसे गाने लगा, रफ़ी साहब के गाने लगा। अभी रफ़ी साहब जैसे नहीं बोलूँगा कि वो सबसे डिफ़िकल्ट वॉइस है, तो किशोर दा के गाने। और मुझे पता नहीं उस उम्र में भी 17-18 की उम्र में एक 100-150 गाने बाहर थे, सिर्फ सुन के, और मैं मस्ती में गाता था। और सबसे कंफर्टेबल जगह रहती थी अपना टॉयलेट चिल्ला के गाना। तो फिर मैं डांटते थे, मम्मी अरे 1.5 घंटा हो गया, आजा बाहर अभी। तो ये करते करते स्कूल कॉलेज में दोस्तों को पता चला, तो फ्री पीरियड में गाना। और ये अचानक मालूम नहीं मुझे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंगर्स की आवाज़ों में अपने आप गाने लगा, और मैं अपने लिए गाने लगा, किसी को सुनाने के लिए। मैं एंजॉय करता था, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, पंचम दा, हेमंत दा, मन्ना दा। और ये करते करते फिर एक दिन अचानक मैंने डिस्कवर किया कि अमित जी जैसा भी बोल सकता हूँ मैं, मतलब वो आवाज़। और यहाँ तक कि जब मैं 13, 14, 15 साल का था ना, जब मैं बात करता था ऐसा लगता कोई लड़की बात कर रही, तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले में चिढ़ाते थे, तो तू लड़की है क्या? तो अगर मैं नॉर्मल भी कोई गाना गाता तो लगता था लड़की गाती। और फिर वो जो एक होता ना, कंठ फूटता है कहते, अचानक जो आवाज़ आ गई वो ऐसा भयंकर हो गई आवाज़ मेरी, बेस वाली। और तो मैंने बोला नहीं, अब मैं गा नहीं सकूँगा। और 1-2 साल में वो वॉइस ठीक हो गई, और डायरेक्ट जो वॉइस है ना, बेस और अमित जी तब एकदम नंबर 1 स्टार थे 80s में। और अमित जी के साथ कुछ आवाज़ें अपने आप निकलने लगी, जैसे उस वक्त के ना दादा मुनि, ओम प्रकाश जी, दिलीप साहब, राजकुमार।
और ये लोगों को ना एक वो दोस्तों में, स्कूल में, और यार कमाल है ये, उस वक्त कुछ नया था वो। और फिर मैं किसी के घर में गणेशोत्सव, बर्थडे पार्टी में मस्ती में करने लगा, और मैंने देखा पहले दिन से ही ना मैं जो भी करता था लोग अप्रिशिएट करने लगे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। और 80 में मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे शोज़ करने लगा। तो वहाँ क्या हुआ, स्ट्रगल वगैरह मैं नहीं बोलूँगा, इनफैक्ट ऊपर वाला पता नहीं बहुत ज़्यादा मेहरबान था मुझे। मैं जो भी करता था, कितने भी कलाकार हों, मैं SD बर्मन करता तो सब तालियां मैं बटोर लेता था। और उस वक्त काफ़ी मिमिक्री आर्टिस्ट थे, जैसे दिलीप दत्ता, जॉनी विस्की साहब, दिनेश हिंगू, नरेंद्र बंसाली जी, माधव मोगे, और जॉनी लीवर नए नए स्टार बने थे। तो मैंने जब मैं गया तो अपने आप मैंने अमिताभ बच्चन किया, तो लोगों ने पहली बार अमिताभ बच्चन स्टेज पे सुना तो वो ज़्यादा आकर्षित हुए। फिर पहली बार विनोद खन्ना सुना, दत्त साहब, संजीव कुमार जी, असरानी जी, शक्ति कपूर, अजीत साहब, ये कुछ रेयर, अनुपम खेर, तो लोगों को वो ज़्यादा आकर्षित करने लगा। और मालूम नहीं मुझे अपने आप कार्यक्रमों को लोग बुलाने लगे। तो यहाँ से आपकी मतलब मिमिक्री लाइफ की शुरुआत हुई? जी नहीं, यहाँ शुरुआत हुई, लेकिन मैं दिन भर पेंटिंग करता था, शाम को जाके कार्यक्रम करता था। लेकिन 82 में मेरे कहते हैं ना लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा जो बहुत फेमस ग्रुप है इंडिया का, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, तो उन्होंने मुझे कहीं सुना और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ शो करेंगे क्या? तो मैंने कहा करूँगा। और ये 82 की बात है, जब 80, 81, 82 ये थोड़ा सा डिजिटल मामला शुरू हो गया था, और ये जो पोस्टर्स हैंड पेंटेड जो ऑयल पेंट वाला था वो थोड़ा कम हो गया था। मतलब प्रोड्यूसर्स या जो भी है ना प्रेफर करने लगे थे कि इतनी मेहनत करने से तो एक 5 मिनट में प्रिंट हो रहा था। तो मैंने पिताजी से कहा कि बाबा अभी आप भी वो स्टूडियो वगैरह सब आप मेहनत करने की ज़रूरत है, आप अपने शौक़ के लिए, फिर वो घर पे मतलब आप अपने शौक़ के लिए पेंटिंग, तो लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स वगैरह वो करने लगे। और एक बात बता दूं, जो द ग्रेट MF हुसैन साहब, वो भी मॉडर्न आर्ट में आने से पहले फिल्म के पोस्टर्स पेंट करते थे, और मेरे पिताजी और वो दोनों साथ में करते थे। और मतलब यहाँ की वो जो फ्रेम्स बनाना, कैनवास बनाना, वो दोनों मिलकर, अगर मेरे पिताजी अगर हम लोग को उसको उस कपड़े को होते मांजर पाट कर, उसके ऊपर फिर वो कुछ चीज़ें लगा के उसको कैनवास बनाया जाता था। वो जैसे साइजेस इतनी बड़ी थी ना, 10 बाय 20, 20 बाय 40, तो वो रेडी तो मिलता नहीं, तो वो दोनों साथ में करते थे। और हुसैन साहब के ना अप्रतिम रियलिस्टिक आर्टिस्ट थे, लेकिन बाद में कहते हैं ना एक उनके कुछ चैनल्स खुल गए, वो मॉडर्न आर्ट की तरफ मुड़े, तो पिताजी ने कहा ना मुझे ये पसंद नहीं, मैं नेचुरल की तरफ पड़ा। तो ऐसा भी हुआ। और फिर पिताजी पेंटिंग घर में करने लगे। और मेलोडी मेकर्स जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मैं बताऊं, वो दिन है 82 का, और आज का दिन है। मेरे पैरों में जो कहते हैं ना चक्र लग गया, आज तक मैं रुका नहीं, और रुकना भी नहीं चाहिए। नहीं, और रुकूंगा भी नहीं। और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि किशोर कुमार, द ग्रेट किशोर कुमार मेरे गुरु, वो जब भी कार्यक्रम करते थे, लाइव शो, कॉन्सर्ट, मेलोडी मेकर्स का ऑर्केस्ट्रा ले जाते, तो उसकी वजह से मेरा नंबर वहाँ लग गया, क्योंकि एक टिकट में 3 काम, एंकरिंग, गाना और मिमिक्री। तो किशोर दा का 82 to 87 लगभग हर शो में मैं रहता था। मैं किशोर दा को इंट्रोड्यूस करता, मतलब स्टेज पे मैं बुलाता था। रफ़ी साहब के गाने किशोर दा बोलते शुरू में तू कुछ कर, मैं ज़रा साउंड वाउंड सेट होने तक तू गा। तो 1, 2, 3 गाने रफ़ी साहब के गा के मैं किशोर दा को बुलाता, और फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे किशोर कुमार और उनकी ऑडियंस। और मैं जाने अनजाने में कुर्सी वहाँ विंग्स में रखकर बस उनको ऑब्जर्व करना, देखना, और जो वो करते थे पूरा अपने आप को रिकॉर्ड हो गया। और उसी वक्त
पहला मेरा फॉरेन टूर हुआ 1984 में, पहला फॉरेन टूर फिजी आइलैंड्स विथ हेमा मालिनी जी, हेलन जी और असरानी जी। और वो वक्त जो था 80s का, वो ऑर्केस्ट्रास के लिए गोल्डन पीरियड था। तो साल में 3-4 USA टूर्स, किशोर दा, लता जी, आशा जी, जितेंद्र जी, श्रीदेव जी, मतलब बस यही ज़िंदगी हमारी। और 86 में अरुण पौडवाल, अनिल अरुण जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया मराठी फिल्म के। और 1986 में आशा जी ने मुझे सुना और फिर सचिन दा की आवाज़ सुन के वो एकदम इमोशनल हो गई थी। और फिर वहाँ से मुझे पंचम दा के यहाँ ले गई। और 86 से अब तक मतलब आशा जी का क्या ना सर पे हाथ रहा है मेरे। और ऐसे कई मौके आए, टर्निंग पॉइंट 82, 86 प्लेबैक सिंगर बना, फिर सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के यहाँ काम करने लगा। और अचानक कहते हैं ना 90 में और एक पन्ना खुल गया। लक्ष्मी जी, शशि कपूर जी ने मुझे सुना तो उन्होंने सोचा कि चलिए पहली बार कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी एक्टर की आवाज़ में गाना गाते हैं। तो अजूबा में मैंने कुछ गाने गाए और फिर जुम्मा चुमाया और उसके बाद सुदेश भोसले बन गया। और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। लता जी, आशा जी, किशोर दा, बच्चन साहब, मतलब और बाद में इस मतलब गाने के साथ साथ ये जो मिमिक्री का टैलेंट है या परफॉर्मर जो मैं बना किशोर दा की वजह से, आशा जी की वजह से, तो वो फिर बाद में कई पहलू खुलने लगे ना, मतलब नॉट ओनली रिकॉर्डिंग या स्टेज, फिर टीवी, ये वो, और मालूम नहीं। और अभी ऐसा हो गया ना कि मुझे खुद नहीं पता कितनी आवाज़ें बदलता। और लोग जब भी मुझे स्टेज पर देखते तो बड़े खुश होते और वो उन्हें जो चाहिए वो फरमाइशें करते और मैं पूरी कर देता हूँ। आप किशोर दा के काफ़ी क्लोज रहे हैं, तो कुछ वाकयात या कोई मोमेंट, पर्सनल इमोशन? नहीं, मतलब इमोशनल तो बहुत। एक बार एक गाना मैंने गाया था और किशोर दा ने सुना। किशोर दा ने मुझे बोला, अरे मेरी आवाज़ में गाते हो? मतलब क्या हुआ? अरे वो गाना मैंने सुना, मुझे लगा, अच्छा वो ऐसे बोलते, मैंने एक मर्तबा सुना, मुझे लगा ये गाना मैंने कब गाया। फिर मैंने दोबारा सुना तो मैंने सोचा मैंने कब गाया। फिर मैंने 7-8 मर्तबा सुना तो फिर मैंने एक जगह जाकर मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा ये मैं नहीं, ये सुदेश हो सकता है। तो बोले तुम तो यार मेरी आवाज़ में गाता हूँ। और फिर जैसे मैं स्टेज पे कुछ करता हूँ, सचिन दा या पंचम दा फिर आते थे से शॉल लहरा के, चल अब मेरी आवाज़ में गा, तो बहुत प्यार करते थे। तो बहुत अच्छा है रे। और वो मेरी मिमिक्री से भी बहुत खुश थे सिर्फ। लेकिन मुझे कभी कभी कहते थे सुदेश तो दूसरे कलाकारों के तरह ना मिमिक्री तो अच्छा करता, लेकिन संजीव कुमार और सैगल साहब का कभी मजाक नहीं उड़ाना। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी उनसे, मतलब लता जी, आशा जी, किशोर दा की दूसरे कलाकारों के राइवल्स भी हो तो भी एक रिस्पेक्ट था। और गुरु होते हैं ना, वो कभी अपने मुंह से कुछ बोलते नहीं कि मैं अच्छा हूँ। और चलते फिरते ट्रैवलिंग में 2-4 चीज़ें बोल जाते थे ना वो लोग, लता जी, आशा जी, बच्चन साहब, तो उसमें से ज़िंदगी भर का ज्ञान मिलता था। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इन कलाकारों ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और आप सोच सकते हो कि किशोर दा बोल रहे सुदेश है कि नहीं, नहीं है, नहीं आ रहा, बड़ा आदमी बन गया, कान पकड़ के ले जाओ किशोर दा मेरे लिए। फिर लता जी बोलती थी भोसले होते तो मुझे किसी मेल सिंगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। या आशा जी अभी तक 90 की हो गई, आज भी वो बोलते सुदेश तू होता तो मैं कंफर्टेबल होती। तो और बच्चन साहब भी, मतलब जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना मैंने कब कहा। तो उसके बाद वो हर शो में मुझे ले जाने लगे। तो पुराने अगर यूट्यूब वीडियोज़ देखें कि अरे ओ जुम्मा का म्यूज़िक हुआ और उस डायलॉग को बोलने के लिए वो बच्चन साहब मुझे ढूंढ रहे, अरे ओ जुम्मा मैं बोल रहा हूँ। कितना बड़ा मतलब ये सम्मान है कि अमित जी मुझे बोल रहे स्टेज पे आके तुम बोलो डायलॉग मेरी आवाज़ में। या यहाँ मैं फिर कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा कि अमित जी भी गा रहे उनकी आवाज़ में, क्योंकि वो अच्छा गाते हैं, और मैं भी उन्हीं की आवाज़ में उनके सामने, उन पब्लिक के सामने गा रहा। तो वो बहुत कहते हैं ना
पता नहीं धीरे धीरे मैं वही कह रहा हूँ एटीट्यूड में कि माइक आया, ब्रश थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र या हिंदुस्तान से लेके पूरी दुनिया में आज लोग जानते मुझे, क्योंकि अरे बोले सुदेश आने के बाद कुछ हंगामा हो जाता है, स्टेज बहुत प्यार मिलता है। और वही मैंने फिर अभी जब पेंटिंग दूर हुआ, जब ये सब माइक नज़दीक, फिर उसमें भी मैंने 2400 घंटे अलग अलग वॉइसेस डिस्कवर करना, बच्चन साहब के नए डायलॉग्स याद करना, तो चेंज करते रहे। फिर नए जो अभी कलाकार आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरा बेटा खुद गायक है, कंपोजिंग करता है, तो मेरे गाने रिकॉर्ड होने के बाद मैं उसको पहले सुनाता हूँ, पत्नी को सुनाता हूँ, बेटी को। तो एक कहते हैं ना, घर में ही अगर होते हैं ना क्रिटिसाइज करने वाले या सलाह देने वाले, अच्छी बात रहती। तो बहुत मैं कहता हूँ ना, स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, वो सीखने के दिन थे और मैंने बहुत एंजॉय किया, पेंटिंग भी, टूर्स भी, स्टेज भी, रिकॉर्डिंग्स भी, एंड सबके साथ। और इतना लकी हूँ कि ये जो कलाकार हैं जिनके मैंने 4-5, मतलब ये मैं तो इनको इंसान समझता ही नहीं, तो दैवी चमत्कार या खुद अवतार लेके आए, और उनके साथ मुझे उनका कहते हैं ना, उनका सहवास मिला गया। लता जी मुझे जानती थी, आशा जी मुझे जानती, बच्चन साहब सुदेश को जानते, इससे बड़ी क्या बात है। तो मतलब वो, और मैं कहता हूँ वो अगेन गोल्डन पीरियड था म्यूज़िक, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की म्यूज़िक का। तो सबके साथ काम किया, तो अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके मुझे।